के सिलेबस में फिजिकल और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ माइक्रो रीजन को प्रैक्टिकल के सिलेबस में रखने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि आपको शोध उन्मुख जो एटीट्यूड है उसमें वृद्धि करना। भूगोल मुख्यतः एक क्षेत्रीय अध्ययन का विषय है और इसमें फील्ड सर्वे का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो आपको अपने सिलेबस के हिसाब से ये फिजिकल एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ माइक्रो रीजन करना है। आप अपने गांव का एक सामान्य सर्वेक्षण करके इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर जो ब्रैकेट में लिखा है ए केस स्टडी ऑफ, तो आप अपने गांव का नाम लिखिएगा, XYZ गांव, वो ब्लॉक भी लिख दीजिए। ठीक, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे और ये एक बहुत ही कंपलसरी पार्ट है आपके प्रैक्टिकल का। इसके बारे में आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ सर्वेड विलेज से, कि एक सामान्य सूचना जिस गांव का आप सर्वे कर रहे हैं उसका क्या होगा। नेम ऑफ द विलेज, गांव का नाम रहेगा। उसका टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, ये आप ग्राम पंचायत के सचिव से जाके प्राप्त कर सकते हैं या पटवारी से जाके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इसमें जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन है वो आपके अपने ग्राम पंचायत के सचिव और पटवारी से बहुत आसानी से मिल सकता है। बुजुर्गों से पूछिएगा, आप को इसके संबंध में जानकारी मिल जाएगी। टोटल पॉपुलेशन, ये भी आपको ग्राम पंचायत से मिल जाएगा। अब दूसरे नंबर में आता है सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मिट्टी का वितरण कैसा है। तो प्रायः छत्तीसगढ़ में ये देखा गया है कि 4-5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और ये एक्चुअल में रेफरेंस होता है हाइट का। तो जो आपके गांव में जो ऊंचा वाला जगह रहेगा वहाँ पर भाटा मिट्टी पाई जाएगी, जिसको आप मुरम मिट्टी भी कहते हैं या लेटेराइट कहते हैं। उसके बाद वाला जो क्षेत्र होता है उससे कुछ कम एरिया, वो मटासी मिट्टी कहलाती है। उसके बाद डोरसा मिट्टी में एक्चुअल में कन्हार और मटासी मिट्टी दोनों का गुण होता है। हिंदी में इसको आप कहते हैं दोमट मिट्टी। और कन्हार मिट्टी आप सब परिचित हैं, लगभग आप कृषि और कृषि के प्रक्रियाओं को जानते हैं। और नदी या नालों के जो समीपवर्ती भाग होता है वहाँ पर कछारी मिट्टी पाई जाती है। और अगर आपके गांव में और किसी विशेष प्रकार की मिट्टी होगी तो आप ये अदर्स के अंतर्गत लिख सकते हैं। एरिया एकड़ में दिया गया है। आप एक ध्यान रखेंगे कि इसका जो मिट्टियों का जो टोटल एरिया जो आप जोड़ेंगे तो टोटल जियोग्राफिकल एरिया के बराबर आना चाहिए। जो पहला वाला है उसके बराबर आना चाहिए। तो सबसे अच्छा है कि किसी बुजुर्ग आदमी से या किसी रिटायर्ड टीचर से आप संपर्क करिएगा, वो बता देगा। तीसरा है नंबर ऑफ टोटल हाउस होल्ड, मतलब आपके गांव में परिवार की कुल संख्या कितनी है, परिवारों की संख्या। चौथे में है नंबर ऑफ कल्टीवेटर फैमिली, मतलब आपके गांव में जो कृषक परिवार हैं वो कितने हैं। पांचवें में है नंबर ऑफ फैमिली अंडर BPL। आप अपने ग्राम पंचायत के सचिव से पूछेंगे तो वो एग्जैक्ट नंबर बता देगा कि बिलो पॉवर्टी लाइन या गरीबी रेखा के नीचे कितने परिवार आते हैं आपके गांव में। नंबर ऑफ टैंक इन विलेज, मतलब आपके गांव में कितने सारे तालाब हैं उनकी संख्या लिखेंगे आप। और नेम ऑफ टैंक अगर आप यहाँ पर लिख सकते हैं तो तालाब का नाम लिख दीजिएगा। और ये इसलिए रखा गया है क्योंकि कुछ तालाब के नाम ऐसे हैं जो प्रायः हर गांव में पाए जाते हैं, जैसे लाइक दैट बंधवा तालाब।
आप इसको ये जो फील कर रहे हैं शेड्यूल को, तो इसको आप हिंदी, अंग्रेजी या जिसमें भी चाहे पेन या पेंसिल में भर सकते हैं। 7वां है नंबर ऑफ पब्लिक ट्यूबवेल विथ हैंडपम्प। मतलब कि आपके गांव में हैंडपम्प लगे हुए बोर जो ट्यूबवेल है, जिसको हम लोग बोरिंग कहते हैं, उनकी संख्या कितनी है। नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन विलेज। आपके गांव में जो ट्रैक्टर है उनकी संख्या कितनी है। सोर्स ऑफ इरिगेशन इन विलेज। सोर्स ऑफ इरिगेशन इन विलेज का आशय है कि आपके गांव में सिंचाई का साधन कौन कौन सा है। नहर है, ट्यूबवेल है, तालाब है, नदी है या कोई और अन्य है। 10वें में है टाइप ऑफ ट्रीज इन विलेज। इसमें मोस्टली जो कॉमन पेड़ है आपके गांव में, वृक्ष, उसके बारे में लिखना है। पूरे पेड़ के बारे में नहीं लिखना है। जैसे बबूल का पेड़ प्राय हर गांव में पाया जाता है, कहवे का पेड़, आम का पेड़, पीपल का पेड़, इस टाइप का। आगे चलते हैं सोशल और कम्युनल फैसिलिटी के रूप में कि सामाजिक और सामुदायिक सुविधा आपके गांव में क्या क्या है। स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल। इसमें थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे कि अगर हाई स्कूल है तो प्राइमरी मिडिल होना ही है ना। तो आप टिक कर दीजिएगा जिसमें भी होगा। हॉस्पिटल है कि नहीं है, और हॉस्पिटल है तो कौन सा है, एलोपैथी वाला है कि आयुर्वेदिक वाला है कि होम्योपैथी वाला है। पोस्ट ऑफिस है कि नहीं। कोऑपरेटिव सेंटर आप जानते ही हैं ये है कि नहीं। चाइल्ड केयर सेंटर है कि नहीं। नंबर ऑफ शॉप्स, दुकानों की संख्या आपके गांव में कितनी है, गिन लीजिएगा आप और यहाँ पर संख्या लिख दीजिए। पब्लिक एकोमोडेशन सेंटर, इसका आशय है कि सामुदायिक आवासीय जो केंद्र है वो है कि नहीं। जैसे अगर आपके गांव में किसी दूसरे गांव से बारात आता है तो वो कहाँ पर ठहरता है, कि वहाँ पर कुछ ठहरने का जगह हो। इस टाइप पर कंस्ट्रक्शन वहाँ है कि नहीं। ग्राम पंचायत भवन है कि नहीं। और कोई अदर सोशल फैसिलिटी है तो आप उसको लिख दीजिएगा, कोई सामाजिक सुविधा और वहाँ पर मिलती है तो। बी में है लोकल क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट एरिया। यहाँ पर ब्रैकेट में दिया गया है नेम विथ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। इसका मतलब है कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा गांव होता है वहाँ पर अलग अलग पारे या मोहल्ले होते हैं। तो जो स्थानीय वर्गीकरण है गांव का मोहल्लों के रूप में, उसका नाम लिखना है और जो सबसे बड़ा मोहल्ला है उसका नाम पहले लिखना है। उसके बाद उसके उससे जो थोड़ा सा छोटा मोहल्ला है उसका नाम लिखना है। तो आप इसको लिख दीजिएगा। बड़े वाले मोहल्ले का नाम सबसे पहले। कम्युनिकेशन फैसिलिटी, संचार की सुविधा है। टेलीफोन है कि नहीं, हाँ या नहीं। पोस्ट ऑफिस, हाँ या नहीं। बैंक है तो कौन सा बैंक है ये लिख दीजिएगा। और सेल फोन का टावर है कि नहीं, ये एक खास पैरामीटर है। सेल फोन तो सबके पास रहता है, लेकिन अगर आपके गांव में टावर है तो ये बड़ी चीज़ होती है। डी में विलेज मार्केट। देखिए आपके गांव के चारों दिशा में नियरेस्ट गांव में उस गांव का नाम लिखिएगा, नेम ऑफ मार्केट विलेज, और आपके गांव से वो गांव कितना किलोमीटर है, और वो पूर्व में है कि पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में, दिशा लिख दीजिएगा, चारों दिशा में। अब हम लोग बात करेंगे फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द विलेज। आपके गांव के भौतिक पक्ष के ऊपर बात करेंगे। लोकेशन का आशय है कि आपका सामान्य आशय है ग्रेजुएशन लेवल में कि या तो आप गूगल से देख सकते हैं, आपको अक्षांश देशांतर मिल जाएगा, और नहीं तो सामान्य रूप से जो विकासखंड मुख्यालय से आपका गांव किस दिशा में और कितना किलोमीटर दूर है, आप उसको एक लाइन में लिख दीजिए।
एक्सटें एक्सटेंशन का अर्थ है कि आपके गांव की लंबाई पूर्व से पश्चिम में कितना किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण लंबाई कौन सा है। तीसरा जो बहुत मायने रखता है, डायरेक्शन ऑफ स्लोप, आपके गांव के ढाल का दिशा कौन सा है। तो उस उसको इसे जानने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपके गांव के आजू बाजू कोई न कोई नाला, नदी या ढोड़गा वगैरह बहता होगा। तो जिस दिशा में वो नदी, नाला या ढोड़गी है, वही दिशा आपके गांव के ढाल की दिशा होगी। तो यहाँ पर जो ये दिया गया है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, है ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वो उत्तर 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 में रहे या दक्षिण में रहे या पूर्व पर पश्चिम में रहे। अगर उत्तर पूर्व में है तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में निशान लगा दीजिए। ड्रेनेज, चौथा, ड्रेनेज के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे। ड्रेनेज का आशय होता है अपवाह। तो नेम ऑफ नदी या नाला, आपके गांव के आजू बाजू बहने वाला नदी, नाला, उसका नाम क्या है। और बी में है फ्लो डायरेक्शन। फ्लो डायरेक्शन का आशय है कि उसके प्रवाह की दिशा कौन सी है, ये लिख देना है आपको। ब्रीथ ऑफ नाला मीटर में, मतलब एक अंदाजन आपको उस नदी नाले की चौड़ाई मीटर में लिखना है। और नेचर ऑफ नदी नाला का आशय है कि वो सीजनल है, सिर्फ बरसात और तो आगे पीछे थोड़ा बहुत बहता है, कि हमेशा उसमें पानी रहता है, बारहमासी है। यूज़ ऑफ दिस वाटर बॉडीज, मतलब जो नदी नाला आपके गांव के किनारे से बहता है, उसके पानी का आपके गांव के लोग क्या उपयोग करते हैं, यहाँ पर लिख दीजिएगा। वेजिटेशन, टाइप ऑफ वेजिटेशन, आपके गांव में किस किस टाइप का वेजिटेशन है, वृक्ष है, झाड़ियाँ हैं, और हर्ब है, जड़ी बूटी है, आप उसको लिख दीजिए। डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन, नंबर ऑफ पर एकड़, एक सामान्य रूप से आपके गांव में प्रति एकड़ खेत में कितने वृक्ष पाए जाते हैं, सामान्य रूप से, औसत रूप से आप लिख दीजिए उसमें, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 जो भी है। अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन, अगर आपके गांव में कोई मेडिसिनल प्लांट होता है तो उसको लिख दीजिएगा। औषधि पौधे हैं तो उसको लिख दीजिए। और रेनफॉल इन सेंटीमीटर, आपके गांव का एनुअल रेनफॉल कितना होता है औसत, ये लिख दीजिएगा। इसको 115 सेंटीमीटर से ज़्यादा मत करिएगा, उससे ज़्यादा होता नहीं है जनरली रायपुर ज़िले में। सोशियो कल्चर आस्पेक्ट, यहाँ पर है कास्ट स्ट्रक्चर, ये 10 दिया गया है। आपके गांव में विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं। तो जाति का नाम, पहला नेम ऑफ कास्ट, जाति का नाम, नंबर ऑफ फैमिलीज, और रिमार्क्स, कुछ विशेषता है उसकी। तो यहाँ भी वही करिए कि जिस जाति के लोग आपके गांव में सबसे ज़्यादा है, उस जाति का नाम पहले लिखिए और उनके परिवारों की संख्या लिख दीजिए। और कितने प्रकार की जाति हैं लाइन से लिखते जाइएगा। और कोई अगर उसकी विशेषता है तो ये जो रिमार्क्स है उसमें लिख दीजिए। बी, एक्चुअल लैंड होल्डर्स परसेंटेज एरिया ऑफ डिफरेंट कास्ट, तो सबसे ज़्यादा जमीन किस जाति समूह के लोगों के पास है, उसमें उसे हाई में लिखिए। और मध्यम टाइप का ज़मीन किस जाति समूह के बारे में है, के पास है, उसको लिखिए। और लो जो है, कम, बिल्कुल कम ज़मीन जिस जाति समूह के बारे में है, उस जाति का नाम लिख दीजिए। पॉवर्टी ऑफ सम स्पेशल कास्ट, आपके गांव के कुछ विशेष जाति समूहों में गरीबी होगी, तो उन जाति समूहों का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। सी, लेवल ऑफ एजुकेशन ऑफ सम कास्ट और उसका काम, कुछ जाति के लोग आपके गांव में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो उसको हाई में रखिएगा। और कुछ जाति के लोग बिल्कुल कम पढ़े लिखे होंगे, उसको लो में रखिए। सोशल एडवांटेज ऑफ सम आइडेंटिफाइड कास्ट एंड कॉजेज, मतलब कुछ
जातियाँ ऐसी होती है कि जिनको सामाजिक एडवांटेज मिला होता है, चाहे वो पैसे के बल में हो, चाहे वो संपत्ति के बल में हो, चाहे वो शिक्षा के बल में हो, तो उसको लिख दीजिएगा कि सोशल एडवांटेज, जो सामाजिक एडवांटेज है वो उसको किस जाति को है। और सोशल डिसएडवांटेज ऑफ सम कास्ट एंड कॉजेज में कि कुछ जाति समूह ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा नीचे नज़रों से देखा जाता है, उन जाति समूह को लिख दीजिएगा। हाउस टाइप ऑफ विलेज, देखिए आपके गांव में कुछ मकान होंगे जो पक्के होंगे, तो ऐसे कितने सारे मकान हैं वो लिख दीजिएगा। कुछ मकान कच्चे होंगे तो उनकी संख्या लिख दीजिएगा, ये अप्रॉक्सीमेट है, एक अंदाजन। और कुछ मकान ऐसे होंगे जो आधा कच्चा होगा आधा पक्का होगा, उसको सेमी पक्के के अंतर्गत लिख दीजिएगा, और उसका परसेंटेज अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। अबाउट क्लीननेस ऑफ द विलेज, स्वच्छता के बारे में आपके गांव का नज़रिया क्या है और वो कितना साफ है। 3 लाइन है, आप अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट, द ए में है द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द विलेज, आपके गांव का जो मुख्य आर्थिक क्रिया क्या है, तो प्रायः हमारे गांव में कृषि होता है, तो आप उसको लिख दीजिएगा। लैंड यूज इन विलेज, ये थोड़ा सा कठिन है, जब तक आप पटवारी से जाके नहीं मिलेंगे ये करना बहुत मुश्किल है। आप देखिएगा सीरियल नंबर के बाद लैंड यूज ग्रुप, एरिया इन हेक्टेयर, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया। तो जो विलेज लिखा है एक्चुअल में वो विलेज फॉरेस्ट है, ग्रामीण वन कहते हैं जिसको, है कि नहीं, अंदाजन जितने में भी होगा लिख लीजिए। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसा ज़मीन जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है, जिसमें स्कूल, मकान, नहर वगैरह बना है या आवास बना है, तो वो ज़मीन इसके अंतर्गत आता है। जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है उसका अगर एरिया अंदाजन आपको मालूम है तो लिख दीजिए। ग्रासलैंड मतलब घास भूमि, घास भूमि चराई की भूमि कितनी है। फॉलोलैंड का मतलब होता है पड़ती ज़मीन, और नेट सोन एरिया का मतलब होता है कुल बोया गया क्षेत्र आपके गांव में। अगर आप इसको कर सकते हैं तो कर लीजिए, एक्चुअल में ये डाटा पटवारी के पास मिलता है। सी, क्रॉप पैटर्न, मेन क्रॉप, मुख्य जो फसल है उसका क्या पैटर्न है। खरीफ, खरीफ में धान बोते हैं आप, वो राहर जिसको तुअर बोलते हैं वो बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं, या जो आपके गांव में बोया जाता है उसको खरीफ के अंतर्गत वो ले लीजिए। रबी में आपके गांव में कौन कौन सा फसल बोया जाता है, गेहूं बोते हैं, चना बोते हैं, तिवरा बोते हैं, या और अदर जो भी हो, है मक्का वक्का जो जैसा भी है। सी अदर में अगर आपके गांव में सब्जी की खेती होती है या किसी और किसी खास चीज़ की खेती होती है जो हमको नहीं मालूम है, अगर आपके गांव में होता है तो उसको लिख दीजिए। डाइवर्सिटी ऑफ मेन क्रॉप विद इन स्पीज 2020-21, आपके गांव में 2020-21 जो अभी फसल कटा है उसमें विभिन्न प्रकार के धान प्रजातियों की खेती हुई होगी, सरना, महामाया, सफरी, है ना, और ऐसे बहुत सारे जिनका नाम हम नहीं जानते, आपको मालूम है। तो कौन कौन से वेराइटी का जो धान वहाँ बोया गया उसको क्रमशः लिख दीजिए, नंबर डाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जैसा है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है कि आपके गांव में अगर पशुपालन होता है तो उसको लिख दीजिएगा कि आपके गांव में गाय पाली जाती है, बैल पाला जाता है, या जो भी है, भैंस है, बकरा है, सूअर है, भेड़ है ना, मुर्गी भी इसके अंतर्गत आता है। ई, लेवल ऑफ एग्रीकल्चर, आपके नज़र में आपके गांव का जो कृषि स्तर है वो बहुत निम्न है कि मध्यम है कि उच्च है, इसमें आप राइट का निशान लगा दीजिए। लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, आपके गांव में प्रति एकड़
उत्पादन कितना क्विंटल है, एक औसत लिखिएगा। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, प्रति एकड़ विभिन्न प्रकार के जो उर्वरक हैं उनका उपयोग कैसे होता है। नाइट्रोजन मतलब यूरिया, 1 एकड़ में कितना होता है। फास्फोरस, सुपर फास्फेट जिसको कहते हैं हम लोग, ये प्रति एकड़ कितना डाला जाता है। पोटास प्रति एकड़ कितनी मात्रा में डाली जाती है। या अदर में आप गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या एक और दुनिया भर की जो है वो अगर डाला जाता है तो लिख लीजिएगा। एच में है एवरेज कास्ट ऑफ लैंड पर एकड़। पर एकड़ में आवासीय जो ज़मीन है जिसमें लोग मकान बनाने के लिए खरीदते हैं वो प्रति डिसमिल कितने हज़ार रुपये में खरीद फरोख्त होता है। और जो एग्रीकल्चर मतलब कृषि भूमि है वो प्रति एकड़ कितने लाख में लोग खरीदते बेचते हैं। देखिए रोड के किनारे का ज़मीन महंगा होता है, लेकिन आप एक एवरेज कास्ट लीजिए, आप किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिए, अपने पिताजी से पूछ लीजिए, वो बता देंगे कि पर एकड़ इतना है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है और यहाँ पर डिपार्टमेंट का सील लगेगा। और ये जो पूरा फील्ड सर्वे है इसको आप भर के अंजनी पटेल से आप ले लेंगे, वो डिपार्टमेंट का सील लगवा लेंगे। और ये प्रैक्टिकल परीक्षा के दिन आपके फाइल में दबा होना चाहिए। ये सीधे 10 नंबर का चैप्टर है। अगर ये नहीं रहेगा तो आपका 40 नंबर में कैलकुलेशन होगा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का। ओके, आप सबको प्रायोगिक परीक्षा की शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।